मैंने अपने कॉलेज के सालों में लॉस एंजलिस के एक अच्छे होटल में वेल्ट पार्किंग सहायक के रूप में काम किया। एक नियमित मेहमान एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था। वह एक जीनियस था जिसने अपने 20 के दशक में वाईफाई राउटर्स के एक महत्वपूर्ण घटक को डिजाइन और पेटेंट किया था। उसने कई कंपनियां शुरू की और बेची। वह बहुत सफल था, लेकिन उसका पैसे के साथ एक अजीब और बचकाना रिश्ता था। वह हमेशा एक मोटी गड्डी $100 के नोटों की अपने साथ रखता था। वह इसे हर किसी को दिखाता था, चाहे वे देखना चाहें या नहीं। वह अपने धन के बारे में खुलकर और जोर जोर से डींगे मारता था, अक्सर शराब के नशे में और बिना किसी संदर्भ के। एक दिन उसने मेरे एक साथी को कई $1000 नकद दिए और कहा, सड़क के नीचे के ज्वेलरी स्टोर से मेरे लिए कुछ $1000 के सोने के सिक्के ले आओ। एक घंटे बाद, जब सोने के सिक्के हाथ में थे, तो वह टेक एग्जीक्यूटिव और उसके दोस्त एक घाट के पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उन सिक्कों को समुद्र में पत्थरों की तरह फेंक दिया। वे हंसते हुए बहस करते रहे कि किसका Now सिक्का let us सबसे दूर introduce गया। Ronald Reed, कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप whose story तोड़ दिया। serves as a stark एक contrast. मैनेजर ने उसे बताया कि वह $500 का लैंप था और उसे बदलना पड़ेगा। Ronald embraced a तुम्हें modest $500 lifestyle. चाहिए? एग्जीक्यूटिव ने आश्चर्य से पूछा, फिर अपनी जेब से नकदी का एक बंडल निकालते हुए मैनेजर को $5000 दिए। ये लो $5000, अब मेरे सामने से हट जाओ और मुझे फिर कभी इस तरह अपमानित मत करना। आप सोच सकते हैं कि यह व्यवहार कितने समय तक चल सकता है, और जवाब था, ज्यादा समय तक नहीं। मुझे सालों बाद पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इस किताब का मुख्य विचार है कि पैसे के साथ अच्छा करने का थोड़ा सा हिस्सा आपकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है और अधिकतर हिस्सा आपके व्यवहार पर। और व्यवहार को सिखाना मुश्किल है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। एक जीनियस जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, वित्तीय रूप से बर्बाद हो सकता है। इसका उल्टा भी सही है। साधारण लोग जिनके पास कोई वित्तीय शिक्षा नहीं है, वे भी संपन्न हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल हो जिनका औपचारिक Followed by a बुद्धिमत्ता से graph कोई लेना or देना chart न showing हो। financial मेरा stability पसंदीदा versus विकिपीडिया लेख इस प्रकार शुरू होता है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी परोपकारी, निवेशक, सफाईकर्मी और गैस स्टेशन परिचारक थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। वह अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल से स्नातक किया, और यह इसलिए और doctors, भी hospitals प्रभावशाली था versus क्योंकि वह हर दिन कैंपस तक पैदल जाते थे। जो लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनके लिए उल्लेखनीय कुछ और नहीं था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। रीड ने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर कारें ठीक की और 17 साल तक जेसीपेनी में फर्श साफ किए। उन्होंने 38 साल की उम्र में and $12,000 money, में it 2 becomes बेडरूम वाला evident. घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहे। वह 50 साल की उम्र में विधुर हो गए और फिर कभी शादी नहीं की। एक मित्र ने याद किया कि Followed उनका by an मुख्य image शौक of लकड़ी someone काटना था। burdened by debt रीड with का निधन 2014 में 92 साल की उम्र में हुआ। इसी समय साधारण ग्रामीण सफाईकर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। 2014 में 503 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। उनमें से 4000 से कम की संपत्ति $8 मिलियन से अधिक थी जब उनकी मृत्यु हुई। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपने वसीयतनामे में पूर्व सफाईकर्मी ने अपने सौतेले बच्चों को $2 मिलियन और just अपने as this स्थानीय person अस्पताल और prepares for the लाइब्रेरी को future. $6 मिलियन से अधिक दिए। जो लोग रीड को जानते थे, वे हैरान थे। उन्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? ये पता चला कि कोई रहस्य नहीं था, कोई लॉटरी जीत नहीं थी और न ही Transition, कोई historical विरासत। images, रीड ने जो e.g. थोड़ी बहुत बचत की थी, उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया। फिर उन्होंने दशकों तक इंतजार किया, जब तक कि छोटी बचत $8 मिलियन से अधिक में बदल गई। बस इतना ही। सफाईकर्मी से परोपकारी तक। रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम रिचर्ड था, समाचार में था। रिचर्ड फस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। हार्वर्ड शिक्षित मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव एमबीए के On a साथ clean फस्कोन का background. वित्त में इतना सफल करियर था कि उन्होंने 40 की उम्र में सेवानिवृत्ति लेकर परोपकारी बनने का निर्णय लिया। पूर्व मेरिल सीईओ डेविड कोमांस्की ने फस्कोन की व्यावसायिक सूझबूझ, नेतृत्व कौशल, सही निर्णय और The व्यक्तिगत psychology ईमानदारी of की money is प्रशंसा की। crucial. क्रेन के बिजनेस मैगजीन ने एक बार उन्हें 40 अंडर 40 Delve की into the सूची में शामिल psychology किया of था। money. लेकिन फिर जैसे सोने के सिक्के फेंकने वाले टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की तरह सब कुछ बिखर गया। 2000 के मध्य में फिस्कोन ने Inside भारी this कर्ज book. लिया था ताकि ग्रीनविच, कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार किया जा सके, जिसमें 11 बाथरूम, 2 Discover लिफ्ट, how 2 your पूल, finances 7 and गैराज थे और जिसका रखरखाव हर महीने $90,000 से अधिक का था। so make फिर the wise 2008 choice की वित्तीय and संकट आई। unlock the secrets संकट of ने लगभग सभी के वित्त को प्रभावित किया। ये फिस्कोन के वित्त को ध्वस्त कर दिया। उच्च कर्ज और अनुपयुक्त संपत्तियों ने उसे दिवालिया कर दिया। उन्होंने 2008 में एक दिवालिया जज से कथित तौर पर कहा, मेरी वर्तमान में कोई आय नहीं है।
पहले उनके पाम बीच का घर नीलाम हुआ। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी। रोनाल्ड रीड ने अपनी संपत्ति चैरिटी को दी। 5 महीने पहले रिचर्ड फस्कोन का घर, जहां मेहमान घर के अंदर स्विमिंग पूल पर एक पारदर्शी आवरण के ऊपर खाने और नाचने का रोमांच याद करते थे, बीमा कंपनी के अनुमानित मूल्य से 75% कम में नीलामी में बेचा गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, रिचर्ड फस्कोन लालची थे। इतने में ही दोनों के बीच की विशाल शिक्षा और अनुभव की खाई को पाट दिया। यहाँ सबक ये नहीं है कि रोनाल्ड की तरह बने और रिचर्ड की तरह न बने, हालांकि यह बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की खास बात यह है कि ये वित्त के क्षेत्र में ही देखने को मिलती हैं। किस अन्य उद्योग में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना कॉलेज डिग्री, बिना प्रशिक्षण, बिना पृष्ठभूमि, बिना औपचारिक अनुभव और बिना कनेक्शन के, सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छे प्रशिक्षण और सबसे अच्छे कनेक्शन वाले व्यक्ति को भारी मात दे सकता है? मुझे ऐसी कोई और जगह याद नहीं आती। ये सोचना असंभव है कि रोनाल्ड रीड एक हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या सबसे अच्छे प्रशिक्षित आर्किटेक्ट से बेहतर एक गगनचुंबी इमारत डिजाइन कर सकते हैं। दुनिया के शीर्ष परमाणु इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसी सफाईकर्मी की कहानी कभी नहीं होगी। लेकिन निवेश के क्षेत्र में ये कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फस्कोन के सह अस्तित्व के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। 1. वित्तीय परिणाम भाग्य द्वारा संचालित होते हैं, जो बुद्धिमत्ता और प्रयास से स्वतंत्र होते हैं। ये कुछ हद तक सही है और यह पुस्तक इसे और अधिक विस्तार से चर्चा करेगी। या 2. और मुझे लगता है कि यह अधिक सामान्य है कि वित्तीय सफलता एक कठोर विज्ञान नहीं है। यह एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आपका व्यवहार जानने से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इस सॉफ्ट स्किल को पैसे की मनोविज्ञान कहता हूं। इस पुस्तक का उद्देश्य छोटी कहानियों का उपयोग करके आपको ये समझाना है कि सॉफ्ट स्किल्स पैसे के तकनीकी पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इसे इस तरह से करूंगा कि रीड से फस्कोन और उनके बीच के सभी लोग बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकें। मैंने महसूस किया है कि ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत कम सराहे जाते हैं। वित्त को अक्सर एक गणित आधारित क्षेत्र के रूप में सिखाया जाता है, जहां आप डेटा को एक सूत्र में डालते हैं और सूत्र आपको बताता है कि क्या करना है, और यह माना जाता है कि आप बस उसे कर देंगे। ये व्यक्तिगत वित्त में सच है, जहां आपको 6 महीने का आपातकालीन फंड रखने और अपनी सैलरी का 10% बचाने के लिए कहा जाता है। ये निवेश में भी सच है, जहां हम ब्याज दरों और मूल्यांकन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को जानते हैं। और यह कॉर्पोरेट वित्त में भी सच है, जहां सीएफओ पूंजी की सही लागत को माप सकते हैं। यह नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज बुरी या गलत है। बात यह है कि क्या करना है जानने से आपको यह नहीं पता चलता कि इसे करते समय आपके दिमाग में क्या होता है। 2 विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं: स्वास्थ्य और पैसा। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक जीत है, जो दुनिया भर में बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया है कि मानव शरीर कैसे काम करता है, और इसके कारण Now let us लगभग हर introduce कोई Ronald स्वस्थ है। Reed, पैसे का उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, whose story व्यापार serves as a योजना stark एक अलग contrast. कहानी है। पिछले 2 दशकों में वित्त ने शीर्ष विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे Ronald बुद्धिमान embraced a दिमागों को modest आकर्षित lifestyle. किया है। 1 दशक पहले प्रिंसटन के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में वित्तीय इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय विषय था। क्या इसका कोई सबूत है कि इसने हमें बेहतर निवेशक बनाया है? मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा। सालों के सामूहिक परीक्षण और त्रुटियों के माध्यम से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और उन्नत रसायनज्ञ बनना सीखा। लेकिन क्या परीक्षण और त्रुटियों ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनना सिखाया है? क्या हम कर्ज में डूबने की संभावना कम हो गई है? क्या हम बुरे समय के लिए बचत करने की संभावना अधिक रखते हैं? सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी करते हैं? पैसे के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं कि यह हमारी खुशी पर क्या करता है और क्या नहीं करता? मुझे कोई सम्मोहक प्रमाण नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम पैसे के बारे में सोचते हैं और इसके बारे में सिखाए जाते हैं, जैसे कि यह Followed by a भौतिकी, graph नियमों और or कानूनों के chart साथ showing हो, और financial इसे stability मनोविज्ञान, versus भावनाओं और सूक्ष्मताओं के साथ की तरह पर्याप्त नहीं देखते हैं। और यह मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये दिलचस्प है। पैसा हर जगह है, ये हम सभी को प्रभावित करता है और अधिकांश को भ्रमित करता है। हर कोई इसके बारे में थोड़ा अलग सोचता doctors, है। hospitals यह ऐसे versus पाठ प्रदान करता है जो जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जैसे जोखिम, आत्मविश्वास और खुशी। कुछ विषय इस बात को समझाने के लिए एक अधिक शक्तिशाली लेंस प्रदान करते हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, जैसे कि पैसा। ये पृथ्वी पर सबसे महान शो में से एक है। पैसे की मनोविज्ञान के प्रति And money, मेरी it अपनी becomes प्रशंसा evident. 1 दशक से अधिक समय तक इस विषय पर लेखन द्वारा आकार दी गई है। मैंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था।
followed यह by एक an वित्तीय image of संकट someone और 80 burdened वर्षों में by debt सबसे बुरे with मंदी का प्रारंभ था। जो हो रहा था उसके बारे में लिखने के लिए मैं समझना चाहता था कि क्या हो रहा था। लेकिन वित्तीय संकट के बाद मैंने जो पहली चीज सीखी वह ये थी कि कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ या क्यों हुआ, यहाँ तक कि इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। प्रत्येक अच्छे स्पष्टीकरण के लिए एक समान रूप से ठोस खंडन था। इंजीनियर यह निर्धारित कर सकते हैं कि पुल क्यों गिर गया, क्योंकि just इस as बात this पर person सहमति है कि prepares for यदि the किसी future, निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है तो वह क्षेत्र टूट जाएगा। भौतिकी विवादास्पद नहीं है, ये कानूनों द्वारा निर्देशित है। वित्त अलग है, ये लोगों के transition, व्यवहार historical द्वारा images, निर्देशित है। e.g., और मेरा व्यवहार मेरे लिए समझ में आ सकता है लेकिन आपको पागल लग सकता है। जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट का अध्ययन किया और लिखा, उतना ही मैंने महसूस किया कि आप इसे वित्त के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के दृष्टिकोण से बेहतर समझ सकते हैं। समझने के लिए कि लोग खुद को कर्ज में क्यों डुबोते हैं, आपको ब्याज दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लालच, असुरक्षा और आशावाद का इतिहास पढ़ने की on a जरूरत clean है। background. ये समझने के लिए कि निवेशक एक मंदी के बाजार के तल पर क्यों बेचते हैं, आपको अपेक्षित भविष्य के रिटर्न के गणित का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने परिवार को देखकर यह सोचने की जरूरत है कि कहीं आपके निवेश The उनके भविष्य psychology को खतरे of में तो money is नहीं डाल crucial. रहे हैं। मुझे वोल्टेयर का अवलोकन पसंद है कि इतिहास Delve कभी खुद into को the नहीं दोहराता, psychology of आदमी money. हमेशा करता है। यह इस बात पर बहुत अच्छा लागू होता है कि हम पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। 2018 में Inside this मैंने एक book, रिपोर्ट लिखी जिसमें मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और खराब व्यवहार के कारणों का उल्लेख किया जो मैंने discover देखा how है your कि लोग पैसे finances के and साथ व्यवहार करते समय प्रभावित होते हैं। इसका नाम था द so make साइकोलॉजी the ऑफ wise मनी और choice इसे 1 मिलियन and से unlock अधिक the लोगों ने secrets पढ़ा। of ये पुस्तक इस विषय पर एक गहरा अध्ययन है। रिपोर्ट से कुछ छोटे अंश बिना बदले इस पुस्तक में शामिल हैं। आपके हाथों में 20 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक में मैंने पैसे की मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर विपरीत विशेषताओं को माना है। अध्याय एक सामान्य थीम के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन अपने आप में मौजूद हैं और स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। ये लंबी पुस्तक नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकांश पाठक उन पुस्तकों को समाप्त नहीं करते जो वे शुरू करते हैं, क्योंकि अधिकांश एकल विषयों के लिए 300 पृष्ठों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं 20 छोटे बिंदु बनाना पसंद करूंगा जिन्हें आप पूरा करें, बजाय इसके कि एक लंबा बिंदु जिसे आप छोड़ दें।